देखिए, ये शुरुआत जो हुई है यूक्रेन और रशिया से हुई। हम्म। इसको शुरुआत करने में अमेरिका का हाथ बहुत ज्यादा रहा, और जिस अमेरिका के जिस लीडरशिप पे गया वो लीडरशिप अब खत्म हो रही है। उस अमेरिकन लीडरशिप की वजह से यूरोप के जो इंपॉर्टेंट नेशन थे सब यूक्रेन की हेल्प में आए और लड़ाई आगे बढ़ती रही। पहले रशिया के लिए तो आसान लगा था, रशिया को लगा था कि आसान है और हम कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है और न पास में कभी भी हुआ है कि हम्म। इतनी आसानी से यूक्रेन के कुछ पोर्शन को कब्जा कर सके। तो रशिया को बहुत समय लगा, और ये चार प्रदेश जो है डोनास, लुहांस्क, जापोरिज़िया और केरसन जो है, इसको कब्जा कर लिया, लेकिन पूर्ण रूप से अभी इसके ऊपर कब्जा नहीं है। इसका क्लेम कर चुके हैं, क्रीमिया इनके पास है। अब इस चक्कर में ये लड़ाई काफी आगे चलती रही। इस विषय में यूक्रेन के 30% लोग करीब वहां से बाहर चले गए, और यूक्रेन के कई जो सैनिक थे, जितने भी थे, जिन लोगों ने नए फौज ज्वाइन किया, वो करीब करीब 70 to 80% ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। और यूक्रेन की तरफ से इनका मोरल और मोटिवेशन हाई रखने के लिए ये मर्सनरीज के रूप में दूसरे देश के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कई कंट्री के लोग आके यूक्रेन की तरफ से लड़ते रहे। अब नतीजा ये हुआ कि लड़ाई अब नियरली 3 साल होने वाली है। कब तक चलेगी? सब परेशान हुए। पहले कुछ समय तक तो यूरोप का, जैसे भी सदस्य साहब बता रहे थे कि गैस की प्रॉब्लम हुई थी, तो हम्म। 1 साल 2 साल तो उन्होंने निकाल लिया। सफर क्या किया? जर्मनी किया। जर्मनी ने जो एक डील ले रखा है कि हम न्यूक्लियर से नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए उनकी जो थोड़ी कमजोरी, उनके रिक्वायरमेंट पूरे नहीं हो पाए। अब जो 1 जनवरी को जो ये गैस वाली पाइपलाइन की डील जो खत्म हुई, तो अब हम्म। जो छोटे छोटे देश के यूरोप के हैं उनमें परेशानी शुरू हो गई है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड मोल्डोवा और कई कंट्रीज, इनको परेशानी शुरू हो गई है। अब ये देश अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को कब तक खराब होने देंगे, ये हम्म। देखने की बात है। और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर दाव लगाते हुए अमेरिका की चॉइस जो बाइडेन की थी वो कब पूरा कर सके, तो ये करनी हो सकता है। वो सारे देश यही इंतजार कर रहे हैं कि बाइडेन साहब जा रहे हैं और हाँ। उनको एबल लीडरशिप और ट्रम्प के माध्यम से एक करेक्ट डिसीजन आएगा जिससे ये शांति हो सके, और ये सारी पाइपलाइन, गैप्स पाइपलाइन सारे फिर से चालू हो सके, ताकि उनको गैस, अब पर्टिकुलरली ये विंटर तो शुरू हो चुका है, इस विंटर में अगले विंटर तक इनको ज्यादा परेशानी नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने पहले से ही, नेटो हम्म। कंट्री ने काफी पहले से भी गैस बहुत रिजर्व रख रखा था काफी दिनों से, तो हम्म। उससे तो निकाल लिया 1 2 दिन, लेकिन कब तक चलेंगे ये परेशानी उनकी अवश्य बढ़नी है। अब एक पॉइंट और नोट करने की बात है, ट्रंप जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमें ग्रेटर अमेरिका बनाना है। तो अगर ये चाहते हैं तो रशिया को, अपने यूक्रेन को, तो अगर लॉजिकली देखें तो यूक्रेन का पोर्शन लेने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी, हम्म। बिकॉज वो जो चाह रहे हैं रशिया भी वही चाहता है। हम्म। अब दूसरा देखिए चाइना का, चाइना भी ताइवान को चाहता है। तो ये बॉर्डर क्या सेटअप होगा, डिपेंड्स अभी ट्रंप क्या डिसीजन लेंगे। अब ना जो सिचुएशन जो विश्व में बैठी, ये यूक्रेन के बाद से जो हम्म। इजराइल पे जो हमास ने सरप्राइज अटैक किया, उसने काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये हमास थे कौन? हमास को भी सपोर्ट इजराइल ने ही किया था। तो जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अपने हम्म। आप फ्लरिश नहीं करती। उनके मेन 2 रीजन होते हैं, एक इनकी फंडिंग, पैसे आने चाहिए, प्लस अनएम्प्लॉयड लोग होने चाहिए जिनको भड़काया जा सके, जिनको रिक्रूट किया जा सके, ये सब काम करने के। हम्म। तो इजराइल का भी, इजराइल की बहुत परेशानी हुआ, इजराइल की जो इज्जत थी वो भी था, इनका इंटेलिजेंस पे एक बहुत बड़ा धब्बा लगा, और इस तरह से किसी को वापस आए ना। इजराइल का एक और पोर्शन है, हिजबुल्लाह से परेशान थे, हम्म। हिजबुल्लाह भी उधर से अटैक कर रहा था ना। इजराइल के लिए अत्यंत आवश्यक था कि एक प्रॉपर बफर जोन बनाए, नॉर्थ में भी, और नहीं, हमास को उसकी तरफ भी बोला। तो इस तरह से उसने पूरा सीरिया में घुस के, और सीरिया में इतना कंफ्यूजन है कि रशिया उसको, इजराइल को अपना इंटरेस्ट काबू में रखने के लिए उसको हिजबुल्लाह को वहां से खत्म करना था। हम्म। और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वहां की सरकार खत्म करनी थी, क्योंकि वही सरकार हिजबुल्लाह का सपोर्ट करी थी ईरान के माध्यम से। हम्म। इस सरकार को, जो भी एक एसटीएस जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने सरकार को निकाल के खत्म कर दिया। इसका फायदा इजराइल ने काफी उठाया, और जितने भी बॉम्ब्स, एमुनेशंस, आर्मामेंट्स थे, जो भी इजराइल आर्मी के, इजराइल एयरफोर्स के थे, वो इन टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में लगने वाले थे। कि लगने से पहले ही इजराइल ने सारा खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि टेररिस्ट ग्रुप जो भी ईरान, सीरिया को कंट्रोल करे, उसके पास कोई ऐसा आर्मामेंट ना हो जिससे कि वो रिटेलिएट कर सके और इजराइल पर अटैक कर सके। तो इसमें इजराइल ने एक प्रॉपर बफर जोन गोलन हम्म। हाइट्स की तरफ भी अच्छा स्टैब्लिश किया, जहां से कि वो सीरियन कैपिटल के ऊपर एक ध्यान रख सकता है और अपने गन्स लगा के उनको टारगेट कर सकता है। और मेन इजराइल का एम यही था कि उसकी जो पॉपुलेशन है हम्म। सारे बॉर्डर एरिया पर, नॉर्थ में भी हो, थोड़ा ईस्ट में भी हो, थोड़ा वेस्ट में भी, वो सिक्योर्ड रहे। उस सिक्योरिटी के लिए एक बफर जोन बहुत अत्यंत आवश्यक था।
तो अभी फिलहाल तो इजराइल ने किसी तरीके से अपना बफर जोन स्टैब्लिश करने में सफल रहा, काफी आज तक सफल रहा। जी। अब तीसरी जो गेम थी वो हुती थे यमन से। अब हुती को भी अटैक करके हुती को भी काफी खत्म कर दिया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब हुती का देखिए, हुती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कि हुती ने खाली इजराइल नहीं बल्कि उस जो रूट था, सी रूट था, उसमें भी दूसरी कंट्रीज के भी शिप्स को टारगेट कर लगा। तो ये परेशानी विश्व की पड़ने लगी। तो जिस तरीके से मैं क्या इस पे कहना चाहता हूं, तो अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को विश्व में कई देश उनको फंड करते रहेंगे, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन नहीं होते, इनका कोई एक रीजन, एक कॉज नहीं होता जिसके लिए हमें लड़ना है। उनको कॉज खाली सर्वाइवलिटी के लिए कि हम लड़ते रहेंगे, हमें पैसा आता रहेगा, हमारे पास लोग रहेंगे और हम न्यूज में रहेंगे। उनको कोई वो टारगेट नहीं है कि हमें ये कब्जा करना है, हमें हमारे लोग को ये परेशानी करिए। तो विश्व में अगर शांति लानी है कि जिस टेरर फंडिंग की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हमारे भारत देश को हुई है, कई सालों से झेल रहा था जी। ये टेरर फंडिंग अमेरिका और कहां से आ रही थी। अब सीरिया को उन्होंने चौपट कर दिया, इधर सीरिया खराब हो गया। अब नेचुरली अब देखेंगे हमारे कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी हालत ऐसी खराब हो अभी चल रहा है। और ये तो विश्व शांति, विश्व ऑर्डर को वापस लाना है तो ये टेरर फंडिंग पर एक बहुत बड़ा बैरियर लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बैरियर लगाना। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी है शरदेंदु जी, बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त पूरे विश्व के सामने। हर फ्रंट पे हमने देखा कि जो देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और अगर हम यूक्रेन की बात करें तो सीधे तौर पर यह भी कहा गया, क्योंकि यूक्रेन अगर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका को इससे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा था। और कहीं ना कहीं अमेरिका अगर सपोर्ट ना करता तो हो सकता है कि जो सीज फायर की बात थी वो पहले शुरू हो सकती थी, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कभी ये बात नहीं की गई।